क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों 6 मार्च का जो पेपर है उसमें अपन तहलका मचाने वाले संस्कृत के बाद अब बारी है हिंदी की। और इसमें पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा 1 से लगाकर 23 तक का। पूरी जवाबदारी मेरी रहेगी आपको अच्छा स्कोर कराने की। देख सकते हैं इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर ठीक है इस तरीके से 12, 13, 14, 15 और 6 के 6 ही पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं एमपी बोर्ड में 6 तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं। मेरी जवाबदारी हमें जितना बताओ उतना कर लो आप, तो बस कंप्लीट। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे। मैंने चीज़ों को भर लिया है, पहले से भी भरवा लिया है टीम से, ताकि अच्छे से आप स्कोर करो। देखिए बेटा, संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि कितने प्रकार की होती है याद करो आप। तो संधि होती है 3 प्रकार की: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है भैया, राइट, समझ में आया है। अच्छा, काव्य के भेद कितने माने गए हैं? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। यहाँ पे हिंट तक भी लिखिए आप बच्चों के लिए, ताकि दिक्कत नहीं आए। 2 प्रकार के माने जाए। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु का जो के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का जो नाम है वो क्या है? मेला आंचल। क्या है? मेला आंचल। कबीरदास की जो भाषा है वो कैसी है? सादुक्कड़ी है। कई जगहों पर इनकी जो भाषा है पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी या सादुक्कड़ी। ठीक है, चलिए। झूरी ने दोनों बेलों को भेजा, कहाँ भेज दिया था? अच्छा, झूरी जो थी उसका दोनों बेलों का नाम बताओ। बेलों के नाम बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट। तो बेलों के नाम क्या थे? बेलों के नाम बताओ, क्या था नाम? जल्दी बोलो। हीरा और मोती थे कि नहीं थे? हीरा मोती। देखो बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा ताकि आपको वहां पे देखते से ही याद आ जाए कि यह तो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अब भेजा था कहाँ? ससुराल भेज दिया था, ये रहा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? भक्ति काल को कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, वो मैंने आगे सॉल्यूशन के में जब समझाऊंगा वहां समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। यहां से देखिए, रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र थे? तो रीढ़ की हड्डी में कुल 6 पात्र थे। एकांकी जो है। महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन नाम की लड़की मिली थी? तो जेबू निस्सा नाम की लड़की मिली थी। ठीक है भैया। वार्णिक छंद जो है उसमें वर्णों की गणना की जाएगी, और मात्रिक जो छंद है उसमें मात्राओं की गणना की जाएगी। याद है? तो वार्णिक छंद में किसकी गणना की जाएगी? वर्णों की। ठीक है, और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाएगी। सिंपल सी बात है। अच्छा, जो अंत में लगते हैं उसे तो प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं उसे क्या कहते हैं? मेरे को नहीं पता बेटा। ठीक है, जो अंत में लगते हैं उसे तो प्रत्यय किया, भगवान जाने, बता दो रे, हमारा माथा दुखने लग गो। क्या क्या उपसर्ग के कही? तो उपसर्ग कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो शब्द के पहले लगेंगे शब्दांश के, वो भाई साहब उपसर्ग होते हैं, और शब्दांश के बाद में लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अच्छा, केदी और कोकिला दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। शब्द अलंकार में शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है, और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा। तो स्टार करके लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर हम हमारे बच्चों के लिए। अर्थालंकार में अलंकार में अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है। याद रह जाएगा। चलिए अगला देखिए, दंड का जो विलोम है वो सजा है क्या? तो दंड का विलोम सजा है। दंड का विलोम क्या? दंड का तो समानार्थी शब्द है, पुरस्कार आएगा दंड का, तो है ना, क्योंकि इसका विलोम शब्द क्या था? पुरस्कार। विलोम शब्द है। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था क्या? ठीक है, लॉरेंस जो था कबूतर से नहीं था, पक्षियों से प्रेम था। ये असत्य हो गया बात। ठीक है, और पक्षी से प्रेम था, तो इसका डाउट है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप लेकिन रस की संख्या 33 होती है। रसों की संख्या, ओ भाई साहब, स्थायी भावों की संख्या मानी गई 33, तो रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, अच्छा 10वां रस भी है, या फिर आप 10 भी लिख सकते हैं, 9 या 10 दोनों लिख सकते हैं, लेकिन आपको नवरस के नाम से अधिकतर गया है।
ठीक है, बाकी 10 भी लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑप्शन देगा वहाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। 9 आएगा तो भी राइट रहेगा, फिर 9 देगा तो 10 नहीं देगा, 10 देगा तो 9 नहीं देगा, और पूछ लेगा कि 10वां रस कौन है, तो वात्सल्य रस है, ऐसा आता तो इतना कंफ्यूजन वाला नहीं था कि हम 9 लगाएं कि 10 लगाएं। वैसे तो 11 हो गए, भक्ति रस भी हो गया एक है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, सत्य बात है। अच्छा, सुमित्रा नंदन, ये सुमित्रा है, सुमित्रा, सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, सत्य बात है। तिब्बत, तिब्बती जो जमीन है छोटे बड़े जागीरदारों में बटी, तो बिल्कुल सही बात है, आ गया सही में। आगे बढ़ाएं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। उपमा के अंग, उपमा के अंग होते हैं 4, ठीक है। और यदि हम आगे बढ़ाएं इसको, ठीक है, चलिए इतना समझ में आया है आपको कि रीढ़ की हड्डी का मिलान हो गया जगदीश चंद्र माथुर। उपमा के अंग हो गया है आपका यहाँ से 4 अंग होते हैं। वाघ, वाघ का जाएगा लद्दाख, ठीक है। तिब्बत की सबसे खतरे की जो जगह है वो क्या है आपकी, खतरे की जगह जो है डांडे, और ही भर, ये क्या है, ये आपके निपात शब्द है। इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है सुरपति, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं यहाँ से। देखिए कौन सी जीवन शैली, कौन सी जीवन शैली जो है वर्चस्व, वर्चस्व स्थापित करती है, तो पाश्चात्य जीवन शैली, ठीक है। मृदुला गर्ग ने नाना पढ़ाई करने गए थे, विलायत गए थे, इंग्लैंड गए थे, भैया इंग्लैंड से पढ़ लिया था उन जमाना में। अच्छा, पंडित जगन्नाथ के अनुसार जो काव्य है उसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, तो ये परिभाषा आपको लिखना है, जगह ही नहीं है इतनी लंबी चौड़ी लिखने की। इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है बेटा, मृत्यु का तरल दूध। मैं जितना बताऊँ ना उतना कंप्लीट करो, मेरी जवाबदारी यार आपको अच्छा स्कोर करने की, मेरी जवाबदारी। मैंने कहा ना आपसे को कोई लेना देना नहीं कि पेपर कैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तरह तरह के पेपर लोग बताएंगे यूट्यूब पर, तो ठीक है, उनसे मत डरो। बाकी बेटा मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की, वास्तविक बता रहा हूँ मैं यार, ठीक है। देखो ये है, इसकी कभी भी झूठी सोनी खाती आती, ये देखो विद्या और विद्या की, ठीक है, कभी भी झूठी सोनी खाते। देखो भले ही वीडियो देखना आप मत देखना, भले ही एक बात अलग है, पर मैंने बड़ी ही रिसर्च की बच्चों आपके लिए, तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपके लिए 6 तरह के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए हैं, 6 पेपर दूंगा, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं, और पूरा का पूरा जाएगा, आपको कोई लेना देना नहीं कि सेट ए आ रहा बी आ रहा है, सब कुछ उसी में अंदर समाहित रहेगा। 1 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव भी आउट चला जाए तो कितना तुम तो। मानसरोवर के कवि का क्या आशय है, तो हृदय रूपी पवित्र सरोवर जिसमें भक्ति रूपी जल भरा रहता है। अग्नि का जो तद्भव है वो क्या है, आग है। अच्छा, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, हो गया इतना। चलिए अब हो गया इतना। अब यहाँ से मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है भैया। पीडीएफ से अपन सारी चीज़ें 6 से 23 तक की समझेंगे। लेकिन कुछ बच्चों के मन में यहाँ पर देखिए प्रश्न जानने की उत्सुकता रहती है, तो इसलिए उन बच्चों के लिए भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ पहले। तो चलिए सॉल्यूशन भी दे देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। देखो आप क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन आपको देखते से लगेगा कि नहीं यार आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, अनुप्रास अलंकार, गद्य की 4 गौण विधाओं के नाम, नाटक एकांकी में अंतर, मुंशी प्रेमचंद की कोई 2 रचनाओं के नाम, ठीक है। छोटी बच्चों को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, देखिए सकते हैं। ये हो गया 9 2 11, अरे भाग जा रहे 9 2 11 मतलब भाग जाना। समास हो गया, ये देखिए रीढ़ की हड्डी हो गई भैया, के ऊंचे कुल में कियन मियाँ जे करनी उच ना होई। पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा है ना इसको। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया, 19 के बाद में ये रहा आपका 20 हो गया, 20 के बाद में नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपका अथवा वाला है, हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। देखिए भैया, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, शुल्क मुक्ति, अवकाश, हस्तांतरण प्रमाण पत्र, सॉल्यूशन में समझा दूंगा सर। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और जीवन में खेलों का महत्व, ये 2 चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो समझ में आ गया है। अब पूरा सॉल्यूशन जो है मैं पीडीएफ के थ्रू आपको समझा देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक का पूरा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए, हिंदी गद्यकार गद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है, तो देखो 4 कालों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो आदिकाल,
जिसका दूसरा नाम है वीरगाथा काल। इसकी संवत ईसाई है आपकी, मतलब ईस्वी है 1993 से 1318 तक। भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। बेटा याद कर लेना, ये 100% श्योर क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है इसमें, छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। देखिए छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनको देखते हैं। देखिएगा मैं याद करवा दूँ, यहीं डरो मत। छायावाद के 4 की जगह पे 2 आएंगे 100% आपके। देखो जयशंकर प्रसाद, देखो जयशंकर प्रसाद मेरा नाम है। ठीक है भैया, ध्यान रखना है, किसका नाम है, मेरा नाम है, समझो। उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद किसका नाम, मेरा नाम। अच्छा, मैंने बेटा एक बनाया झरना गांव में। क्या बनाया, झरना। बढ़िया तरीके से मैंने गड्ढा किया, गड्ढा करा तालाब में। तालाब में फिर भाई साहब ऊपर से उसमें पाइपलाइन डाली यूं, और पानी पड़े ऊपर से भैया नीचे नीचे, तो क्या बना दिया मैंने, झरना। अब एक कामायानी नाम की लड़की आई और वो उसको लहर लहर बालों को लहराए। क्या लहराए, लहर लहर बालों को लहराए। तो कौन थी लड़की, कामायानी नाम की लड़की। उसके बालों को लहर लहर लहरा रही थी। किस में लहरा रही थी, झरने में लहरा रही थी, ध्यान रहेगा। ठीक है, कामयानी नाम की लड़की लहर लहर बालों को लहरा रही थी, झरने में लहरा रही थी। अब भैया मारे कहीं गुस्सो आयो रे भगवान कसम। अरे तू सड़ी खा छोड़ी तू, अरे इतना पैसा लगा तल्ले ने के तारा बाल धोने सर हुए गए झरनो। जो दिया एक झापटा ने तो तोड़ दी उसकी पासू, और तोड़ दी पासू तो निकलिया गई उसका आंसू। समझ में आ गई। तो कामयानी नाम की लड़की लहर लहर लहरा रही थी। क्या क्या लहरा रही थी, बालों को, किसमें, झरने में। तोड़ दी पासू, निकल गए उसके आंसू। याद रहेगा, जयशंकर प्रसाद की कामयानी, लहर, झरना, आंसू, जिंदगी भर याद रहेगा, भुलाएगा नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या जाएगा। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, काम भी निराला, नाम जैसा काम भी वैसे ही। तो यहाँ पे देखो, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, अनामिका, अनामिका मतलब होता है अंगूठी बोल सकते हैं अपन। तो इनकी शादी कर लिए, सगाई करवाई भैया मैंने, सगाई करवाई। तो ये क्या कर रहे हैं, अनामिका लेके गए, खाली एक बीटी ले ली। अब बीटी भैया भाव जानता तो सुनना के ले ली, अब पैसा ही नहीं। तो प्रसाद काई के लेके गए, प्रसाद बांटे बटाए, बतासा तसा तो जानो नहीं जानो भैया। तो परमल की प्रसाद बटाए, लो साहब परिमल। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नाम भी निराला ना काम भी निराला। सगी में क्या लेके गए, जल्दी बोलो, परिमल कि प्रसाद लेके गए और अनामिका लेके गए। अंगूठी मत लिखना, अनामिका। महादेवी वर्मा, ये 2 डांसर ले गए थे गेले गेले ढूंढ ढांड के। महादेवी वर्मा ये रेशम से बाल इनके निहार रही थी। ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत जो है वो वीणा और युगवानी। ठीक है, मेरे को पता है सुमित्रा नंदन पंत तो व्यक्ति है, पर मैं डांसर की बता रहा हूँ। ठीक है, ये उसका डांसर जोड़ीदार हो, याद रहेगा बेटा, मैंने याद कराने की कोशिश की आपको। चलिए, माखन लाल चतुर्वेदी के भाव, सौंदर्य या कला पक्षी की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो देखिए माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है, खड़ी बोली में काव्य रचना की, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको चढ़ने की। माखन लाल चतुर्वेदी ने खड़ी बोली में काव्य रचना की। वे कविता में शिल्प की तुलना भाव को अधिक महत्व देते हैं, याद रहेगा। अच्छा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के शिल्प सौंदर्य की विशेषता बताओ। तो इनके काव्य में कल्पना के अनूठे चित्र अंकित है। इनकी भाषा लोक जीवन में महक युक्त है। याद करना यार बेटा, मैंने मेहनत की। देखो ये आप क्या समझ रहे हो कि 2 मिनट में तैयार हो गई क्या। अरे आप सभी पेपर देने गए, जब मैंने बैठ के सारी चीज़ों को तैयार किया, पहले कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सारी चीज़ों को बेटा तुम्हारे लिए करवाया यार विशेष। तो ईमानदारी से भगवान कसम, ईमानदारी से तुम भी है ना 100% याद कर लेना यार बाबू। और साथ में है ना पूरा का पूरा वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देना ईमानदारी से। ठीक है, सब्सक्राइब करना आप, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे साथ, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे साथ। मैंने तो बच्चों के लिए मेहनत की है और मैं हर पल मेरे बच्चों के साथ खड़ा हूँ। घबराओ मत, जब तक मैं हूँ एनसीईआरटी कोचिंग तुम्हारे साथ है, कोई माए का लाल आपको पहल नहीं कर सकता, इस बात का दावा है मेरा। ठीक है, संस्कृत में जो जो चीज़ें बताई थी वो पूरी की पूरी है। ये जो बच्चा पहली बार आया है उसे पता नहीं होगा कि संस्कृत का पेपर नहीं था, तो संस्कृत में पूरी की पूरी वही चीज़ें जो मैंने लॉन्ग वीडियो में बता दी थी, और यहाँ पर हिंदी में भी मैं आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा। घबराओ मत तुम तो। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कलेश आदि स्थानों पर ढूंढता है, जबकि भगवान कहाँ रहते हैं, हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। चलिए, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। देखिए, गांव की शोभा जो है मनुष्य को हरियाली, रंग बिरंगे फूल, नाना प्रकार के फल, सब्जियां आदि के कारण भाती है। ठीक है, गांव की शोभा जो है मनुष्य को किस लिए भाती है। अरे भाई साहब, हरियाली देखो, आओ क्या वहाँ कहीं हो ना शहरों में। ठीक है, आओ कभी हमारे गांव में, बताएं तुमको। गांव में गंगा का मीठा पानी, तरबूज, ठीक है, आदि खूब मिलते हैं। इस कारण गांव की छटा जो होती मनमोहक होती, इसलिए हर आदमी का मन को बहा लेता है। ठीक है, समझ में आ गया है।
तो ये भी लिख सकते हो और अलग तरीके से भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं उत्तर आपको अलग से याद है, प्रश्न यही है, उत्तर जरूरी नहीं है कि ये मेरे वाला ही करो, क्योंकि आपको कम समय में तैयारी करनी है। और बेटा वो भी उत्तर आपने याद किया होगा, कहीं से स्कूल से लिखाया, कहीं से लिखाया, वो भी सही है, कोई गलत थोड़ी लिखा है वो भी, ठीक है। और ये भी सही है, जैसा करो वैसा कर लेना है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? देखो, तम के प्रभाव की ब्रिटिश शासन से की गई है, बस इतना सा लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि अंधेरे के प्रभाव के कारण कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए सही गलत का बोध नहीं होता है। बस हो गया, बहुत है इतना ही, ठीक है, इतना ही बहुत है, यहाँ से यहाँ तक ही बहुत है, ठीक है, सही गलत का बोध नहीं हो पाता है, बस, ठीक है। बच्चे का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान है, क्यों? देखिए, बच्चे जो होते हैं इस देश का भविष्य है, बस यदि बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते तो हमारे देश की आने वाली पीढ़ी भी पिछड़ी होगी, मतलब पीछे रह जाएगी, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ें, तो यहाँ से अपन देखिएगा अगला जो है उसको समझते बाबू, रस किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं, ठीक है, ये कर लोगे नहीं, बाकी कोई जरूरी नहीं कि पूरा करो, आधा भी कर लोगे नहीं काम हो जाएगा, ये रात तक कर लो, ठीक है। रस किसके किसे कहते हैं? रस के अंग, देखो, कोई भी पद्य गद्य को पढ़ने में, सुनने में, ठीक है, कोई भी काव्य बोल सकते हैं अपन, रटी रटाई परिभाषा जिंदगी भर की, किसी काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ाएं, जुलूस, कम समय में चीजें प्रोवाइड करानी है बच्चों, ठीक है। देखिए, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से, देखिए दोहा के प्रथम और तृतीय चरणों में 13 मात्राएं होती, कितनी कितनी मात्रा होती, याद कर लेना, दोहा और चौपाई दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, और दोहा आता है अधिकतर 9th में, तो ठीक है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती, 13 मात्राएं होती, दूसरे और चौथे में 11 और 13 और 11 मिला के 24 मात्राएं पूरी होगी। बाकी ये नीचे की लाइन आपको याद करनी नहीं है, ये ठीक है, ये कर लोगे, बोलो हाँ। दोहा के प्रथम और तृतीय चरणों में कितनी कितनी मात्रा है, 13, दूसरे और चौथे में 11, कुल मात्रा है 24, हो गई। अच्छा, ये कौन का, अरे हट, इसको कौन करे, अपन तो करेंगे वो कौन सा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अरे जैसे पेड़ खजूर, अरे पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जो याद है दोहा, कई कई दोहा चलेगा, कबीर का दोहा याद है क्या, कि साई इतना दीजिए और जा में कुटुंब समाई, अरे मैं भी भूखा ना रहूं, साधु आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए। कर लोगे नहीं कर लोगे? अच्छा, आजकल हनुमान चालीसा हर बच्चे के मुख पे रहती है, तो वो शुरू की लिख देना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, अरे बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवमय हरे कलेश विकार। बोलो भाई रामचंद्र जी की जय, ठीक है, कर लोगे, कोई से कर लेना बेटा, कोई जरूरी नहीं है, दो आगे बहुत सारे। अच्छा, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, लो जीना बच्चा का महाकाव्य खंड काव्य नहीं याद, फिर जिंदगी बेकार, कई काम की जिंदगी। देखो रे, महाकाव्य में क्या है कि तुम्हारे ऊपर से महाकाव्य लिख रहा हूं मैं, तो तू कद पैदा हुआ भैया, कद जन्म हुआ तेरा, कब तू मरेगा, अरे मरेगा नहीं अभी तो बहुत दिन जिएगा, मतलब कब तू पैदा हुआ, तेरी सगी कहाँ हुई, ब्याह कहाँ होगा, ठीक है, चोरी कितना होगा कितना नहीं होगा, वो सारी चीज जीवन के बारे में बता दे, तो वो पूरी की पूरा संपूर्ण चित्रण कहलाता है महाकाव्य, ठीक है। अब किसी भी एक घटना का चित्रण, कि तेरे को ब्याह में कितना मारा था, ठीक है, तेरे को हरा दिया था वो गेम खेलो जिसमें, तो भैया किसी भी एक घटना का चित्रण कर लेंगे, तेरी सगाई कहाँ हुई, ब्याह कहाँ हुआ, इतने से बारे में बात करें तो ये भैया कहलाता है अपना किसी भी एक घटना का चित्रण, तो ये है, ठीक है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं हंसी मजाक में पढ़ाना चाहता हूँ और कोई समस्या नहीं है, नहीं तो दांत हेड़ते रहना, बिल्कुल खुश रहना है। पात्रों की संख्या अधिक होगी, देखो इसमें संपूर्ण जीवन है तो पात्र भी जानता होंगे, अब पात्र जानता है तो आकार भी बड़ा होगा, ठीक है, नहीं समझ में आई? पूरे जीवन है तो पात्र भी जानता रहेगा, नहीं पात्र कौन, कैरेक्टर होना आएगा, मासा जी ने, फूफा जी ने, बुआ जी घुघरा ले लेके, अरे हमारा घर है तो भतीजो आयो, तो ऐसे घुघरा घुघरी लेके, पात्रों की संख्या कैसी होगी, अधिक होगी, इसका आकार भी बड़ा होगा, इसमें नायक का महान होना आवश्यक है। उदाहरण रामचरितमानस, खंड काव्य में क्या, किसी एक घटना का चित्रण, पात्रों की संख्या कम हो गई, आकार छोटा हो गया, और भाई साहब इसमें महान होना आवश्यक नहीं है। रामचरितमानस ने जानकी मंगल जो जमे वो कर लेना, 2 हैं, 2, हाँ 2 ही नंबर का आएगा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, देखिए जिस काव्य की रचना में व्यंजन वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, मतलब तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, ठीक है, आ जा रे घर तेरी माई बुलाए, कर लोगे। गद्य की प्रमुख 4 विधाएं,
रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार राइट रहेगा। आगे बढ़े। नाटक और एकांकी में अंतर। देखिए नाटक और एकांकी में अंतर क्या आएगा। नाटक में होते बाबू अनेक अंक, एकांकी में होता है एक अंक। ठीक है। नाटक दृश्य काव्य का विस्तृत रूप है। नाटक जो है क्या है, दृश्य काव्य का विस्तृत रूप है। एकांकी क्या है, दृश्य काव्य का छोटा रूप है। इसमें समय स्थान घटना पर विशेष बल नहीं दिया जाता, इसमें विशेष बल दिया जाता है। हो गया। आगे बढ़ाएं जुलूस। मुंशी प्रेमचंद की रचना लिखते हुए साहित्य में स्थान लिखेगा तो रचना है गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि। भाषा शैली में क्या जाएगा, भाषा शैली में जाएगा प्रेमचंद की जी की भाषा उर्दू में लिखते थे हैं, परंतु बाद में इन्होंने हिंदी आरंभ की किया। ये चीज़ें याद है हमारे बच्चों को, कर लोगे। हरिशंकर परसाई, देखिए कम समय है बेटा, इस चीज़ों में क्या क्या चीज़ याद करा सकता बेटा मैं भी। अच्छा, छोटी बच्चों को बेलों से के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा, ये आपने पढ़ा ही होगा। लेखक राहुल सत्याग्रत वाला करना है। सालिम अली पक्षी के प्रेमी कैसे बने, कर लोगे, क्योंकि बचपन में सालिम अली ने एक पक्षी को गोली मार दी तो सारे के सारे जितने भी भाई साहब पक्षी प्रेमी बने। जो दारू कुट्टा रहे नहीं, जो दिन भर दारू पे, हमारे गांव में भी ऐसा कलेक्टर होने, अब दारू छोड़ दी तो भैया दोनों ये से भगवान कन जाएगा धोख पड़ने चलो भगवान भगवान। अरे तूने एक गांव का एक मुर्गा तितरा नहीं छोड़ा रे, सारा तालाब का गुरिया तालाब से लगे बड़ा तालाब तक कहीं कहीं नहीं छोड़ा तूने। अने तू बड़ा भगत बने अबे, और बात करे मार तो भगवान किसी नफरत है, कहीं दारू पीछे से नफरत हुई ऐसी बात करे भी, बारे नमूना होन। हाँ, कहीं को नाम बताऊँ कोई कदा कहीं लड़ने जाए मगर फिर। चलिए यहाँ पे देखो, हाँ क्योंकि हमारे तो दारू काटर में इतना गुस्सा आया नहीं, फिर उतनी घड़ी क्या कहूँ मैं उनको। हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं। यहाँ 9-2-11 होना, भाग जाना। अरे पुलिस को आते से चोर कहाँ भाग गया, 9-2-11 हो गया। ईद का चांद बहुत अधिक दिनों में दिखाई देना, तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए रे, दिखाई नहीं दिए। समाज की परिभाषा, समाज की परिभाषा एवं प्रकार। समाज की वहाँ प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। समाज के प्रकार हो गया अव्ययी भाव समाज, तत्पुरुष समाज, द्वंद्व समाज, बहुब्रीहि समाज, कर्मधारय समाज। बाढ़ पीड़ित में कौन सी बीमारी फैलने का खतरा रहता है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारी, तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में गंदगी, दूषित पानी, कई बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, जैसे हैजा, डायरिया, दस्त, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू। हो गया। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए, तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है, समाज में फैली हुई दहेज प्रथा, पुरानी कुरीतियों का विरोध करना है। इस एकांकी में बताया गया कि मनुष्य की आत्मसम्मान और दृढ़ता के साथ अन्याय का विरोध करना चाहिए। हो गया। अच्छा, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या याद की नहीं आती, ईमानदारी से बताओ, ये आएगा रे हैं, बता दूं कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया, अरे जे करनी ऊंची ना होई, ऊंचे कुल में जन्मिया और जब भी करनी तूने ऊंची नहीं करी तो सुरवन कलश सुरा भरिया साधु निंदा सोई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है फिर भी बड़ा काम नहीं किया, यदि ऊंचे कार्य नहीं कर पाए फिर भी तुच्छापनी में रह गए तो तुमने, ठीक है, श्रेष्ठ कार्य नहीं किया। ठीक है, तो वो उसी समान है, उसी समान है कि जो कलश का जो कलश है वो सोने के घड़े से भरा हुआ है, सॉरी सोने का जो घड़ा है, गलत बोल दिया मैंने, सोने का घड़ा है और वो मदिरा से भरा है, तो साधु लोग तो उसकी निंदा ही करेंगे, भले ही तुम कितनी अमीर खानदान में पैदा हो गए, कितने बड़े बाप की औलाद हो, लेकिन आपने ऊंचे कुल में जन्म लेके आपने करनी वो अच्छी कर दी, ठीक है, तो आपका कोई जीवन सार्थक नहीं है। यहाँ पर इस बात को बताया गया है बेटा, बिल्कुल आप कंप्लीट कर लेना है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की साखिया के शीर्षक से अवतरित लिया गया। इसके कवि कौन है, कबीरदास जी है। कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेना ही तभी सार्थक होता है जब प्राणी नेक में कोई कार्य श्रेष्ठ हो। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर कोई भी बड़ा नहीं होता, यदि ऊंचे कार्य नहीं होते हैं तब भी वहाँ ऊंचा नहीं हो सकता। ठीक है, श्रेष्ठ कार्य करने वाला ही ऊंचा व्यक्ति कहलाता। उदाहरण के लिए सोने का कलश जो है मदिरा से भरा है तो साधु लोग जो है उस कलश की निंदा ही करेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तू, क्या लाती हो संदेश किसका, कोकिला बोलो तो। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश जो है ना हमारी पाठ्यपुस्तक की कैदी और कोकिला नामक कविता से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी है। प्रसंग क्या है यहाँ पर, प्रसंग देखो, यहाँ कवि कोयल से रात्रि में अचानक कूकने की वजह पूछते हैं और अपनी जेल की दुख भरी स्थिति बताते हैं। हो गया। यहाँ से आप भावार्थ ले सकते हैं। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या है काव्यांश का, तो ये आप तो कर सकते हैं, ये तो सिंपल है ना, पढ़ लेना है, पढ़ के जाना है एक बार।
चीज़ों को मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की हमारे बच्चों को। यहाँ पर देखो अथवा हो गया, यहाँ पर देखिए यातायात के, भले आपके पास में सेट ए आए सेट बी आए सी आए, मैं जितना बता रहा हूँ ना उतना आप कंप्लीट करो, मेरी जवाबदारी, बाकी आप। ठीक है, चलिए हो गया। ये यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21 जो है, नर हो ना निराश करो मन को। यदि नर हो तो निराश मत करो मन को। अरे कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यहाँ जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो यह जिसे यहाँ व्यर्थ ना हो। कहो तो उपयुक्त करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। आपठित काव्यांश जो है इसमें का उपयुक्त शीर्षक क्या है, कर्म का महत्व बताया है कि नर है तो निराश मत करो मन को, काम करो भैया, काम करो, खूब मेहनत करो, ये कर्म करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यहाँ जीवन हुआ किस अर्थ हो, ये जीवन किस लिए पैदा किया तुमको, कायसु रहो पाओगे धरती पे, कायसु रहेगा ना गाँव में पैदा होने, फिर कहीं काम नहीं करो तो। ठीक है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में अच्छे तथा उपयोगी कार्य करके संसार में अपना नाम कमाना चाहिए। उपयुक्त काव्यांश का जो भावार्थ है उसका लिखिए। इस काव्यांश में कवि मनुष्य को निराश ना होने की शिक्षा देता है। वहाँ कहता है कि मनुष्य को जीवन में कुछ अच्छे और उपयोगी कार्य करने चाहिए ताकि उसका जीवन व्यर्थ ना जाए। संसार में रहकर मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उसका नाम हो, उसका जीवन सफल बने। ये हो गया। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब अगला देखिएगा, ये क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है बच्चों आपके लिए कि मैं क्या बताऊँ आपको कि आपको कम समय में एक तरह से रामबाण साबित होगी। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, ये इसका अथवा हो गया। कर पाओगे। और 23 में निबंध है, निबंध तो आपको याद ही है। ठीक है, अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना, नहीं याद है तो मैं आपको सेपरेट बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। निबंध क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसको भी बता देंगे। चलिए यहाँ पर मैंने इसको सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया है, हो गया कंप्लीट। पहली बार आप चैनल पे बेटा ईमानदारी से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि मेहनत की है आपको, आपके समझ तक ये कि 5-10 मिनट में बन गया क्या सारी चीज़ें, ये आपके लिए तैयार की मैंने जो। ठीक है, तो मेहनत करो और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, अपने स्कूल के ग्रुप में कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ईमानदारी से लगे आपको कि हाँ ईमानदारी से पक्का बेटा मैंने मेहनत की तो करना है। चलिए।